हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर 1 का हमारा पार्ट रह गया था कल। उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्विक रिवीजन जैसे चल रहा है तो उस रिवीजन के अंदर हम जो है पार्ट 2 लेके आज आए हैं। इस पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने जैसे कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द surface in its normal direction is called electric flux and denoted by phi e। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी सरफेस के, जैसे ये सरफेस हो गया एक, है ना, इस सरफेस से जो फील्ड लाइन इसमें से बाहर जा रही है, देखो ये वाली, ठीक है। ये जो फील्ड लाइन इसमें से जा रही है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू ई डॉट ए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस। इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, जब ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा हो? थीटा एंगल। अब आप देख पा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये बनेगा हमारा यहाँ नॉर्मल, ठीक है भाई। तो ये नॉर्मल बन रहा है यहाँ से, और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल बनाते हैं, फिर लाइन इसमें से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब नॉर्मल जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू ई ए। एंड जब ये थीटा एंगल बनाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यूनिट जो होता है इसका वो क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है जी। ये होता है वोल्ट इंटू मीटर। ये इसका क्या होता है भाई? यूनिट होता है। अब हम बात करेंगे कैसी क्वांटिटी होती है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में कह रहा है कि भाई जब हमारे पास इफ थीटा इक्वल टू जीरो, जब थीटा हमारा जीरो होगा तब फ्लक्स क्या होगा? वो जीरो की वैल्यू होती है 1, तो पॉजिटिव नंबर आएगा। ये कैसा नंबर आएगा? ये पॉजिटिव नंबर ये आएगा, ठीक है। जब थीटा को 90 लेंगे दैट मींस फाई इक्वल टू ई ए कोस 90, यानी कि ई ए कोस 90। और कोस 90 कितना होता है भाई? जीरो। ये जीरो हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? जीरो। यहाँ से केस थर्ड हम लेते हैं। केस थर्ड में आता है इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन फाई इक्वल टू कितना आएगा? ई ए कोस 180। आपको पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। इस वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? निगेटिव, यानी कि आता है आपके पास में निगेटिव फ्लक्स। अब हमने कुछ नोट पॉइंट इसमें दिए हैं। नोट पॉइंट में हमने क्या दिया नोट करके? इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन निगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। ये कन्वेंशन होता है हमारे पास कि जो इनवर्ड फ्लक्स होगा, यानी कि जो फील्ड लाइन अगर अंदर आ रही होंगी तो वहां पे फ्लक्स को कैसा लेंगे हम? निगेटिव। और जहां पे फील्ड लाइन बाहर जा रही होंगी सरफेस से उसको लेंगे पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो ये वाला, ये पॉजिटिव फ्लक्स हो गया, निगेटिव। अब फ्लक्स थ्रू ए क्यूब, अगर क्यूब होता है हमारे पास कोई, उसके टोटल, जैसे इसका सेंटर पॉइंट है ये पूरा का पूरा, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा? वो होता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि गॉस थ्योरम से होता है। गॉस थ्योरम इसमें आगे मेंशन की गई है। फ्रॉम वन सरफेस, अगर एक सरफेस से हम बात कर रहे हैं तो कितना होता है? फाई इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारी? ये कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कह रहा है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज अनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू समेशन ऑफ क्यू, वेयर समेशन क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज अनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये हमारे पास एक अनक्लोज सरफेस है, ये वाला, ठीक है भाई। ये क्या है हमारे पास? अनक्लोज्ड सरफेस। इस अनक्लोज सरफेस के अंदर हमने कुछ चार्ज बाउंड किए हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो यहाँ से गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इन सभी टोटल चार्ज, जितने भी चार्ज इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको हम सम कर देंगे उनका। देखो सम कर दिया हमने, तो ये हो गई हमारी गॉस थ्योरम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नोट पॉइंट है हमारा फर्स्ट, ओनली दो चार्जेस आर कंसिडर विच एग्जिस्ट इनसाइड द क्लोज सरफेस। उन्हीं चार्ज को लेना है जो सरफेस के अंदर है, मतलब अंदर वाले चार्ज ही कंसिडर करने हैं, ये वाले आपको। आउटर चार्ज इज नॉट टेकन। अगर कोई बाहर एक थर्ड चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, लेट से कैपिटल क्यू, तो इसको कंसिडर नहीं करना है भाई, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द अनक्लोजर वेयर द चार्ज इज अनक्लोज। यानी कि इसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता कि ये स्फीयर है ना, या फिर कोई मान लो ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से। तो इनकी शेप पे डिपेंड नहीं करेगा भाई फ्लक्स कितना रहेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं फ्लक्स जो है केवल चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? चार्ज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की, ठीक है। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल व्हेन सेल इज होलो एंड कंडक्टिंग। जब हमारे पास एक सेल है कंडक्टिंग, जिसको आपने चार्ज दिया, सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टिंग है, ठीक है। इसको हमने कैसा चार्ज दिया है? यहाँ से हमने इसको दे रखा है कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
तो इसके ऊपर ये जो पूरी है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो सबसे पहला केस इसमें बनता है आउट, ठीक है। कौन सा केस इसमें बना रहे हैं हम सबसे पहले, इसमें फर्स्ट केस बनना है आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि इसके बाहर हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाहर ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा पी। तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई वो आ जाएगा कितना, 1/4πε0 q/r² न्यूटन बाई कूलम एट द सरफेस। सरफेस पे ये आर जो होगा आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4πε0 q/r², यानी कि आर की जगह आप आर यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनसाइड द, अब हम बात कर लेते हैं इनसाइड द स्फीयर, यानी कि अब ये जो रेफरेंस पॉइंट था हमारा ये अंदर आ गया इसमें, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ आ गया भाई, अंदर। ये पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो आपको बताया कि जो चार्ज होता है वो अंदर नहीं जा पाएगा इसमें, है ना, क्योंकि बीच में से खाली है। तो इनसाइड द स्फीयर चार्ज कितना होता है, क्यू। सो टोटल चार्ज रिसाइड, देखो ये अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी भाई कितना हो जाएगा यहाँ से, जीरो। टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, जितना भी चार्ज होगा वो कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे, अंदर चार्ज नहीं जा पाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, जीरो। अब इसमें ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ को भी एक बार हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो एक रीजन इसमें बना है ये वाला, ठीक है, एक रीजन ये बना है भाई, ये देख पा रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस रीजन में आप क्या देख पा रहे हो, आर लेस देन आर, यानी कि कौन सा रीजन होता है, इनसाइड वाला। तो इनसाइड रीजन में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। और जब R इक्वल टू आर होता है वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। और जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो क्या होता रहता है बाहर की तरफ, यानी कि ये कौन सा रीजन हो गया, आउटर रीजन। तो आउटर रीजन में क्या होगा, आउटर रीजन में भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल शॉर्ट नोट में इसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इस बार जो है ये हमारे पास बिल्कुल कैसी है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और ये चार्ज्ड स्फीयर है पूरा। तो सबसे पहले वही हम बात करेंगे आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि ये स्फीयर है, इसके बाहर ये पॉइंट है यहाँ पी, ये वाला जिस पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी, है ना। और जो एरिया वेक्टर होता है वो भी सेम डायरेक्शन में होता है। तो थीटा कितना होता है यहाँ, जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको q/r² न्यूटन बाई कूलम। अब बात कर लेते हैं इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड में क्या होगा भाई, ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा P, ये कहाँ जाएगा, अंदर की साइड। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फॉर्मूला आता है 1/4πε0 q/r/r² न्यूटन बाई कूलम। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। अब बात करता है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर इसके सरफेस पे बात करें हम यहाँ पे, ठीक है भाई, तो इसके यहाँ पे सरफेस पे आपको पता है आर इक्वल टू आर हो जाता है। दोनों पॉइंट रेफरेंस पॉइंट भी और ये इसका रेडियस भी दोनों सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस पे आ जाते हैं। तो आर की जगह आर रख लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0 q/r² न्यूटन बाई कूलम। तो भाई यहाँ से ही आ जाएगा। अब इसका ग्राफ, ग्राफ क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्राफ को हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें एक रीजन तो है ये वाला ई प्रोपोर्शनल टू आर। ये कौन सा रीजन है भाई, ये इनसाइड वाला रीजन है। इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये है एट सरफेस, ठीक है भाई, ये कहाँ है, एट सरफेस। ये सरफेस पॉइंट है हमारा, ये सरफेस पे है। और ये क्या है, ये जो पॉइंट हमारा ये है आउटसाइड, ये आउटसाइड पॉइंट है हमारा। तो इसको हम लेते हैं आउटसाइड में, ठीक है। तो देखो इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी आपको, सरफेस पे, आर इक्वल टू आर पे। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। देखो डिक्रीजिंग ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है एरो से जो शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक वायर है भाई हमारे पास, ठीक है, ये मान लेते हैं पूरा एक वायर है एल लेंथ का, ठीक है। इस तरीके से इसको प्लस चार्ज से हमने चार्ज किया हुआ है, ठीक है। इसमें तीन सरफेस बनेंगे, सरफेस S1, सरफेस S2। जो सरफेस S1 होगा उसमें देखो भाई एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड, यहाँ सेम यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। और भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहाँ एंगल दोनों कितने बचेंगे, बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा भाई और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ, जीरो। ये लैम्डा है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यानी कि इसकी जो लेंथ है उसमें कितना चार्ज है यूनिट लेंथ में, क्यू चार्ज है। तो भाई इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है लैम्डा अपॉन 2πε0r। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है λ/2ε0 1/r इंटू आर कैप। ये डायरेक्शन के लिए लगाया गया है। ग्राफ कैसा बनता है, ई वर्सेस आर। तो ये डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बनेगा भाई ऐसे, है ना, ये वाला। क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है,
कम हो रही है, ये दिखा रहा है ये। अगर 1/r में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 1/r में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, यानी कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन की एक चार्ज शीट है भाई, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ये हमने एक, जैसे ये दे रखा है पूरा यूनिफॉर्म चार्ज की एक एक्सटेंशन शीट हमने बनाई है। इस शीट का जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, है ना, यानी कि पर यूनिट चार्ज कितना है इसमें, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो तीन सरफेस इसमें बन रहे हैं, जैसे ये एक सरफेस हो गया S1, ये सरफेस हो गया S2 और ये सरफेस हो गया S3। इसमें एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है भाई, यानी कि एरिया भी इसका इधर ही जा रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है इसमें और एरिया भी इसका एक तरफ जा रहा है, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे 0। सेम कंडीशन इस तरफ है, तो यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा दोनों सरफेसेस में, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब इसको पूरा सोल्व किया जाता है तो सोल्व करने के बाद ये आता है आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है भाई। अगर इसको स्केलर फॉर्म में देखेंगे तो स्केलर फॉर्म होता है इसका ये, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यानी कि आर पे ई का क्या वेरिएशन होगा, तो आप देख पा रहे हैं ई डज नॉट डिपेंड ऑन आर, यानी कि आर की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती तो वहां पे क्या आता है, वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फॉर सेम चार्ज प्लेट, अगर हमारे पास सेम चार्ज की प्लेट है, ये प्लस वाली है ये भी प्लस वाली है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा इसका इधर जाएगा, तो बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। इस डायरेक्शन में इसका फील्ड भी ये E1 आएगा और ये E2, दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में आने के कारण ऐड हो जाएंगे, तो इस वजह से नेट इसका कितना आएगा, ये सेम इस तरफ आएगा, क्योंकि भाई आपको पता है अगर ई नेट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा E1 प्लस E2, और आपको पता है सिंगल प्लेट की वजह से कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंपल डेरिवेशन सा हो जाता है इसका, तो कितना आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। अब भाई बात करते हैं ऑपोजिट चार्ज प्लेट की। अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्ज प्लेट है तो उसमें क्या होगा, देखो प्लस की वजह से फील्ड इस तरफ इसको मान लेते हैं E1, ये माइनस है अंदर की तरफ जाएगा फील्ड E2, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ऐड किए हैं, तो यहाँ आएगा ये। अब यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस का फील्ड किधर आएगा भाई, देखो इस माइनस में अंदर की तरफ आएगा और इस प्लस की वजह से इधर बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ नेट कितना आ जाएगा ई नेट 0, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई 0। सेम यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे होगा वैसे ही यहाँ पे होगा भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई ये जो लाइन मैंने दिखा रखी है पूरी इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है जब ये पैरेलल लाइंस होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है। एक डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला, इसकी लेंथ है 12, तो जब ये थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ फील्ड में रखा जाएगा तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, न्यूटन इंटू मीटर यूनिट होता है भाई। ये डिपेंड करता है थीटा पे, जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है भाई। दूसरा इफ थीटा इक्वल टू 90, जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क कितना होगा पीई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो टो आएगा यहाँ से P इंटू ई, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क मिलता है जब 90 डिग्री पे इसको अप्लाई किया जाता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इसमें वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डायपोल को जब आप रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो कितना वर्क डन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछता है। ये यहाँ पे एक डायपोल है, जैसे इस पे फोर्स लगा आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल पे ऐसे फोर्स लगता है, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, ठीक है भाई। तो यहां से इसको हम समझ सकते हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं। अब देखो जरा ये ऐसे हो रहा है, यहाँ से ऐसे घूमेगा उल्टा, ये थीटा 1 से कितना घूम गया थीटा 2, तो इसमें घुमाने में कितना वर्क डन होगा पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लर्न रखना है आपको। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एनर्जी क्या होती है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो नेगेटिव एनर्जी के लिए थीटा 1 थीटा 2 को इंटरचेंज करना है आपको उसी तरीके से। फॉर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसके लिए यू को रखना है पॉजिटिव, मतलब वहां पे एनर्जी को क्या रखना है आपको पॉजिटिव, तो थीटा और थीटा 1 थीटा 2 को उसी तरीके से एडजस्ट करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है 1 का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है।
और ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये चीजें आपको अगर याद होंगी तो आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन वगैरह भी सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उन वीडियोस के अंदर जो है आपको अलग से केस स्टडी की अलग वीडियो मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स की अलग मिलेंगी, और जो एमसीक्यू है उनके लिए अलग वीडियोस बनाए जाएंगे। और ये आपका क्विज रीजन चल रहा है, इसका पूरा सिलेबस जो है लगभग मैं कंप्लीट कर दूंगा। लगभग ये मान के चलो 10 फरवरी तक आपका पूरा कंटेंट अपलोड हो जाएगा क्लास 12th का। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी।